पिछले वाले क्लास में हम लोग टोटल 8 सवाल सॉल्व किए थे, है ना। तो 4 हमारे पास और है आज, और इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज है वो भी खत्म हो जाएगा और हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 सवाल सॉल्व किए थे, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं था। चलिए, तो सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 का ना जो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम करेगा वो करेगा ये डायग्राम, है ना। सवाल नंबर 9 हालांकि है बड़ा आसान, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है, कैसे बताते हैं। तब सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि डायग्राम में या फिर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो ध्यान से ना एक एक लाइन पढ़ते जाओ और डायग्राम को देखते जाओ तो हर एक चीज समझ में आता चला जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहला लिखा हुआ है 2 सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। तो पहला 2 सर्किल देखो, एक सर्किल ये है ना, और एक सर्किल हमारा ये छोटा वाला है। ये दोनों सर्किल सबसे पहले दोनों अपने आप को कट कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट बी, एक यहाँ पर, पॉइंट सी और एक यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट्स ABD and ABQ are drawn to intersect the circles ADP and Q respectively। बहुत बड़ा बात हो गया इसमें, पहले एक एक करके समझते हैं। थ्रू बी के थ्रू, ये वाला पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट के थ्रू 2 लाइन सेगमेंट हमारा पास कर रहा है। पहला है ABD, कहाँ है, ABD दिख गया, जो कि B से ही पास कर रहा है। एक और लाइन सेगमेंट है PBQ, वो भी P पॉइंट से ही पास किया, यानी कि यहीं से पास कर रहा है। आगे आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट दिस सर्किल। अब जो लाइन आपने वो गया है आपका, एक ये वाला और एक ये वाला, ये सर्किल पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। किस किस पॉइंट पे, देखो ए, यहाँ पे ए था तो ए, डी कहाँ है, डी यहाँ है, डी, पी यहाँ है और क्यू यहाँ है ना। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आपको इसमें प्रूफ करना है कि एंगल ACP यानी कि ये वाला पूरा एंगल का ये बात कर रहा है, पूरे एंगल का बात कर रहा है, ये बराबर है QCD के, QCD यानी कि इतना के बराबर है, ही आपको साबित करना है, ठीक है ना। चलो तो कैसे करेंगे इसको साबित करने के लिए हमको थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत है, तो वो हम एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे ना A को P से मिला देना है, ठीक है। उसके बाद इस D को Q से मिला देना है, ठीक है। अब इसमें ना और ज्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम आपको कुछ यहाँ पे बता देते हैं ताकि आपका ध्यान केवल उतना ही पे रहे, है ना। हालांकि ये डायग्राम वाला कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं इसको और इसको, ये तो मालूम चल रहा है। अब आपको इसमें ध्यान किस पे देना है वो हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि उस पे ही आपका ध्यान ज्यादा रहना चाहिए, है ना। किस पे ध्यान, देखो ध्यान से, एक तो हमारा ये वाला, ठीक, पहले जो रेड शेप ड्रॉ कर दे रहा है ना, केवल उसी को देखो और उसी पे आपका नजर होना चाहिए बस, और किसी चीज पे नहीं। देखो जहां जहां हमने रेड से ड्रॉ किया है, थोड़ा सा और डार्क करना चाहें तो कर देते हैं, केवल इसी को अपने माइंड में अभी फिलहाल रखो और इतना ही से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। और ये जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो भी है इसके साथ ही जुड़ा हुआ, और उसी प्रकार का हमारा एक इधर भी है, इधर भी हम रेड से कर दें, चलो रेड से इधर भी कर देते हैं, एक बार इधर, फिर एक बार ये वाला भी लाइन इसी में आएगा, ये वाला भी इसी में आएगा, और ये वाला भी हमारा इसी में आएगा, ठीक है। इतना ही आपको केवल अपने ध्यान में रखना है, बाकी जो भी इसमें दिख रहा है उसको भूल जाओ, ठीक है ना। मतलब कि एक बार आपको यहां से इधर दिख रहा है एक डायग्राम, और एक डायग्राम इधर के इधर दिख रहा है। हम इसलिए ऐसा किए हैं ताकि ये ज्यादा आसान तरीके से दिखे, और जहां पे हम केवल दिखाना चाहते हैं वहीं पे आपको दिखे, है ना। हालांकि ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए आपको डर भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सवाल हमारा आसान तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपने इसमें ज्वाइन किया है ना। चलो इसको एक एक करके हम लोग बनाते चलेंगे, है लेकिन बड़ा आसान। ज्वाइन, अच्छा यहाँ पे ना प्रूव दैट पूछा गया था, प्रूव दैट है तो फिर आपको पहले गिवन लिखना पड़ेगा, टू प्रूव लिखना पड़ेगा, वो हमको लिखने की जरूरत है नहीं, वो आप लोग कर लीजिएगा, है ना। हम लगभग 10 थ्योरम हमको बताए हैं, तो कैसे क्या लिखना होता है गिवन में। गिवन में वही चीज लिखते हैं जो कि दिया हुआ है ना। अब दिया हुआ तो इतना सारा है, तो क्या सब लिख देंगे, नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे जाते हैं गिवन में। और टू प्रूव में तो आपको दिख ही रहा है, ये प्रूव करना है, और हम डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं प्रूफ से,
है ना। तो वो सारा चीज हम 10 थ्योरम बताए हैं, तो आपको उसमें अंदाजा लग गया होगा कि गिवन में क्या लिखते हैं, टू प्रूफ में क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखते हैं और प्रूफ में क्या लिखते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है ज्वाइन करने का, ये किसका पार्ट होगा, कौन बताएगा? हाँ, कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा ये, है ना, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा। तो ज्वाइन ए पी एंड डी क्यू, ए पी एंड डी क्यू, इसको आपने ज्वाइन किया है, ठीक है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हम लोग कुछ, अच्छा अब हमने यदि इसको ज्वाइन किया है तो आपको ना मतलब बहुत साफ दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, यदि आप देखना चाहें तो। जो हमने ज्वाइन किया है वो एक तरीके से तो कॉर्ड बन गया है कि नहीं। तो एक कॉर्ड के नीचे सेगमेंट है और एक कॉर्ड के ऊपर सेगमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस बड़े वाले सर्किल के लिए। बड़े वाले सर्किल में जो हमने रेड से ड्रॉ किया उसको देखो पहले, और इस कॉर्ड का देखो। तो ये तो हमारा एक कॉर्ड हो गया, और इस कॉर्ड के नीचे एक हमारा सेगमेंट बन रहा है, जो कौन सा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। और इसके ऊपर एक सेगमेंट बन रहा है, ये पूरा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। तो अब आपको दिख रहा होगा कि भाई जब हमारा ये एक कॉर्ड है तो जितना एंगल हमारा यहाँ पे होगा उतना ही एंगल हमारा यहाँ पे होगा। इसको कितने लोग मानते हैं, एंगल्स इन दिस सेम सेगमेंट आर इक्वल, मानते हैं कि नहीं। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। उसी प्रकार से यदि इस वाले छोटे वाले सर्किल में ये हमारा डी क्यू एक कॉर्ड है, तो इसमें भी हमारा जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। ये भी मानते हैं कितने लोग, है ना, ये बात तो सही है। चलो तो आप यदि नेमिंग करना चाहें तो आप इसको कर दीजिए एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4, ठीक है ना। 1 2 3 4 करने से ज्यादा अच्छा ये रहता है ना, मतलब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपको बार बार बड़ा एंगल ना लिखना पड़े, एंगल ए पी डी ए क्यू सी इस प्रकार का ना लिखना पड़े, इसीलिए हम लोग इसको 1 2 3 कर देते हैं। चलो अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, अब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे आप, रीजन आप लिखेंगे इसमें एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला हो गया, कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा, इसमें भी रीजन हमारा सेम रहेगा, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसको आप दूसरा मान लो, है ना। चलो अब हम ना यहाँ पे एक चीज और आपको दिखाना चाहते हैं, पहले लिख ही देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों आप बताते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, रीजन सेम है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। उसके बाद एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, रीजन सेम है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। लेकिन यहाँ पे हमने एंगल 1 एंगल 3 के बराबर क्यों किया, VOA मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ये एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों ऐसा होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसा इसलिए है ना क्योंकि देखिए यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट है हमारा, है ABD, ABD, ये एक लाइन सेगमेंट है। अब चूंकि लाइन है तो सीधा लाइन है ना। उसी प्रकार से एक और लाइन सेगमेंट है PBQ, PBQ, तो ये भी एक लाइन सेगमेंट एकदम सीधा है। अब चूंकि जब दो लाइन सेगमेंट बिल्कुल सीधा हो और इन दोनों के एंगल मतलब इस प्रकार से बनने वालों को क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो क्या ये दोनों भी हमारा यहाँ पे बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ये चीज तो हम लोग बहुत पढ़े हैं लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में, बहुत पढ़े हुए हैं। तो ये चीज हमारा यहाँ पे हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, चलो आगे बढ़ाते हैं। देखो इसको ना मतलब सॉल्व करने का और तरीका हो सकता है ना। जो हमको आता है जो बहुत आसान तरीका है वो यही है, इसके अलावा भी ये बन सकता है, क्योंकि ये डायग्राम ही इतना कॉम्प्लेक्स है ना कि बनाते जाओ तो मतलब बनाते जाओ, बनते जाएगा, लेकिन बहुत आसान तरीका ये है। हालांकि और आगे बढ़ते हैं फिर ना, आगे देखिए ध्यान से अब। हाँ नहीं एंगल 2 क्या बोलो, मतलब कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा अब यहाँ पे ना अब समझिएगा ध्यान से, हमको इसमें साबित करना क्या है पहले वो देखो। ACP यानी कि ये वाला एंगल QCD ये दोनों एंगल को हमको बराबर साबित करना है, यही साबित करना है ना। चलो कैसे वहां तक पहुंचेंगे, देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, कहां से मालूम चला आपको,
फ्रॉम फर्स्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये आपको पहले से मालूम चल गया, ठीक है। रीजन आप यहाँ पे जरूर लिखिएगा, ना तो नंबर कट जाएगा। अब ये एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो एंगल 1 जो है वो हमारा एंगल 3 के बराबर है। तो ये कहां से लिखा आपने? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर है। तो एंगल 4 बराबर एंगल 2। ये कहां से लिखा आपने? फ्रॉम सेकंड आपने लिखा। क्या यही दोनों आपको प्रूफ करना था? देखो तो जरा, हमने यहाँ पे एंगल 4 और 2 रखा है, और इसको आप इसको कर लो। देखो जरा, देखना ध्यान से। एंगल ए सी पी यानी कि एंगल 2, इसके लिए एंगल कौन सा? एंगल 2 बराबर क्यू सी डी कौन सा? एंगल 4। तो एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? हमारे इक्वल हो गए। तो हैंस एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। हो गया, बस इतना ही करना था इसमें, समझ गए? तो मतलब सवाल देखो पहले कितना बड़ा है, लिखा हुआ भी बहुत है, प्लस इसका डायग्राम भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये इतना आसान से बन सकता था, विश्वास नहीं था, है ना? तो देखो बहुत मतलब मैथ में ये चीज क्या है ना, बहुत बार सवाल बहुत बड़ा रहता है, लेकिन उसको यदि सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो बहुत छोटा बन जाता है। बस यहाँ पे ये और अट्रैक्टिव तब लगने लगेगा जब आप यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा, पहला बात। और दूसरा बात, ये फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम सेकेंड, ये क्यों लिखा जाता है? ताकि टीचर देखे कि बच्चे ने यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 कैसे कर दिया। आप वो देख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो उनका नजर यहाँ पे जाएगा और वो देखेगा इस चीज को, फिर वो रीजन पढ़ेगा, अच्छा ठीक है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो नंबर देंगे। समझ गए बात को? तो इस तरीके से आपको ये बनाना था। पहला डाउट क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट है तो फटाक से पूछ लीजिए। एंगल 3 एंगल 2 के बराबर कैसे हुआ? ये वाला कहाँ पे? ये वाला देखो यहाँ पे ना क्या किए हैं, सबसे पहला देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर लिख दिए, जैसा का तैसा। अब यहाँ पे एंगल 1 के बराबर एंगल 3 है कि नहीं, यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से, तो हम एंगल 1 के बदले एंगल 3 लिख सकते हैं। और रीजन क्या डालोगे यहाँ पे? फ्रॉम थर्ड। कहाँ से? यहाँ से, है ना? उसके बाद ये थर्ड किसके बराबर था? 4 के बराबर, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। और ये कहाँ से लिखोगे? फ्रॉम सेकंड। बस हो गया, ये चीज आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना? तो ये इतना आसान से भी बन सकता है। तो ज्यादा माथा पीछी ना, बहुत बारे सवाल, बड़े सवाल में ज्यादा माथा पीछी नहीं करना होता, उसमें थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट लगाना होता है, बाकी बन जाता है ना? चलिए सवाल नंबर 9 सवाल नंबर 10 देखो तो जरा, बन जाएगा? देखो एक बार सवाल नंबर 10, मेरे हिसाब से एक बार ट्राई करना चाहिए आप लोगों को। देखो पहले बता देते हैं इसमें क्या है। इसमें इफ सर्किल्स आर, अच्छा यहाँ पे सर्किल्स है तो एक एक पॉइंट को पकड़ो यहाँ पे। इफ सर्किल्स मतलब कि 2 सर्किल का बात कर रहा है। इफ सर्किल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर्स, यहाँ पे फिर से एस लग गया, 2 डायमीटर का बात कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है प्लस 2 सर्किल है ना? तो यहाँ पे कैसे क्या होगा, इसके लिए ना सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक ट्रायंगल, है ना? चलो इसका डायग्राम हम कहाँ पे बना दे, चलो अच्छा इसका डायग्राम नीचे बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फिर लिखने में बचेगा नहीं हमारे पास। इसका डायग्राम ऊपर में बना दे, जगह है ऊपर में, ठीक है? देखो ध्यान से, पहले ना सबसे पहले तो आपको एक ट्रायंगल बना लेना है सबसे पहले। ये सवाल थोड़ा सा सावधानी से बनाना, एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है? अब इस ट्रायंगल का ना कोई भी 2 साइड ले लो। इस ट्रायंगल का या तो आप ये दोनों साइड ले सकते हैं, या फिर ये दोनों साइड, या फिर ये दोनों साइड ले लो। और ये जो आपको साइड दिख रहा है ना, इसमें 2 सर्किल बनेगा, और दोनों सर्किल का ये साइड क्या होगा? डायमीटर होगा। तो इसके लिए आपको सर्किल कैसे ड्रॉ करना है, इस प्रकार से, कुछ थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो सकता है लेकिन कोशिश करना है आपको।
समझ रहे बात को? मतलब कि इस प्रकार से सर्किल ड्रॉ करना है जिसमें कि लगे कि ये साइड इस सर्किल का क्या बन गया, अब डायमीटर बन गया। वैसा ही आपको इधर भी ड्रॉ करना है। इस वाले साइड के लिए कर दिए तो इधर भी कर लो आप। थोड़ा सा तो एकदम मुश्किल है। इस प्रकार का, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बाद ये साइड से आपको ऐसे सर्कल बनाना है जैसा कि लगे कि वो ट्रायंगल का साइड इस सर्किल का क्या बन गया, अब डायमीटर बन गया। तो एक इधर बनाना है और एक इधर भी बनाना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फिगर जो इस सवाल में कहा गया था। इसमें कहा गया था कि सर्किल्स, दो सर्किल बन गया हमारा, आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर। तो ट्रायंगल का दो साइड क्या कर लेना है, डायमीटर लगे ऐसा सर्किल बना लेना है। तो यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। कुछ समस्या यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा चलो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत हम लोग लिख भी लेते हैं। एक बार यहाँ पे दोनों सर्किल कट कर रहा है अपने आप को, तो ये ए मान लो। एक बार यहाँ पे कर रहा है तो इसको बी मान लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा यहाँ पे इंटरसेक्शंस नहीं कहा, एस नहीं लगाया, मतलब कि एक ही पॉइंट का यह बात कर रहा है। तो प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्किल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो पहला साइड तो हमारा ट्रायंगल का ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये साइड हो गया हमारा। तो ये दोनों सर्किल यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो पॉइंट इस थर्ड साइड पे लाई करेगा, यही आपको प्रूफ करना है। हालांकि आपको यहाँ पे दिख तो रहा है कि सर ये वाला जो साइड है हमारा इस सर्किल का डायमीटर बन गया, ये वाला साइड इस सर्किल का डायमीटर बन गया, और ये वाले साइड के ऊपर ये हमारा पॉइंट है वो दिख ही रहा है। लेकिन प्रूफ फिर करना क्या है, प्रूफ यही करना है आपको, यही प्रूफ करना है कि ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब कि जो दोनों सर्किल आपस में यहाँ पे टकरा गया, वो पॉइंट हमारे इस थर्ड लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। यही आपको प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। चलो तो कैसे करेंगे जरा सोचो इसके बारे में। कुछ यदि कंस्ट्रक्शन करना पड़े तो वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन सोचो थोड़ा कैसे कर सकते हैं। बताने का तो बताएंगे ही, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। चलो जरा सोचो इसके बारे में क्या कर सकते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन दिख रहा है क्या, तो बताओ। वो भी दिख रहा है किसी को? चलो बताएं हम या बताओगे? बताते हैं। देखो इसमें ना आपको दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करना है। ध्यान से समझना, ये सवाल समझ गए तो फिर तो हो जाएगा काम। इसको ब्लैक से कर लो। इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। चलो अब यदि हम ज्वाइन कर रहे हैं तो कितने लोगों को यहाँ पे मालूम है, ध्यान से समझना। अब यदि हमारा ये एक सर्किल है, यदि एक है, चलो इसका ना कुछ नाम भी दे देते हैं। जैसे ये ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने ए बी नाम दिया, तो इसको दे दो सी और इसको दे दो डी, ठीक है। चलो कितने लोगों को ये लगता है कि यदि ये हमारा सर्किल है और इस सर्किल का ये डायमीटर है, तो डायमीटर क्या करता है, सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यदि ये हमारा एक सर्किल है और ये डायमीटर है, तो यहाँ पे जो एंगल हमारा बन रहा होगा वो 90 डिग्री होगा। कितने लोगों को लगता है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि एंगल्स इन दिस सेमी सर्किल आर 90 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं। वही चीज हमारा इधर भी बनेगा। जो काम हमने इस सर्किल के लिए किया वही काम हम लोग इस सर्किल के लिए भी करेंगे। तो यदि ये हमारा सर्किल है और ये हमारा डायमीटर है, तो वो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा सर्किल को। तो यहाँ पे 90 कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, है कि नहीं, है ना। तो हमको यहाँ पे साबित करना है कि ये बी पॉइंट इसी लाइन पे, सीडी लाइन पे लाई कर रहा है। लेकिन हम फिर हम इसको ज्वाइन क्यों किए, 90 क्यों किए? क्योंकि देखो बताते हैं। यदि ये हमारा ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है तो भाई तीनों लाइन हमारा क्या, स्ट्रेट लाइन है। यदि ये एडी है तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये सीडी लाइन है तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो यदि हम ये साबित कर दे कि इन दोनों एंगल का सम 180 है, इन दोनों एंगल का सम यदि 180 है, तो हम यहाँ पे कह पाएंगे कि ये जो पॉइंट हमारा बी है वो इसी लाइन पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि जिस स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बने वो लाइन कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। और स्ट्रेट लाइन होगा तभी जाके ये पॉइंट हमारा उस लाइन पे लाई करेगा।
ये हमको प्रूफ करना है। मतलब कि हम यहाँ पे क्या प्रूफ करने वाले हैं, ये प्रूफ करने वाले हैं कि CD हमारा क्या एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यदि स्ट्रेट लाइन होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट हमारा उस लाइन पे लाई करेगा। हो गया। चलो, तो यहाँ पे जो भी आपने काम किया है पहले वो आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपने इसमें ज्वाइन किया है, ज्वाइन क्या किया है, AB, ज्वाइन AB आपने किया है। चलो, उसके बाद इस वाले एंगल का नाम आप क्या रखना चाहेंगे। अच्छा, एक काम करो, इस वाले एंगल का नाम ना ज्यादा एडवांस मत रखो, एंगल 1 एंगल 2 कर लो, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि नाम तो रख ही सकते हैं हम लोग, इसका नाम रख लो एंगल 1 और इसका नाम रख लो एंगल 2, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोग अब कर सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे इसके लिए, रीजन बता देते हैं। एंगल्स इन दिस सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। उसी प्रकार से एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, रीजन इसका भी सेम रहेगा। एंगल्स इन दिस सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, तो दोनों ये बात समझ में आ गया। तो इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। अब इधर आ जाओ, अब एडिंग कर दो दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे ना एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 180 डिग्री आया। ये हमको और क्या शो कर रहा है, लीनियर पेयर। याद करो, ये क्या शो कर रहा है, लीनियर पेयर। यदि ये दोनों एंगल का सम 180 है, इसका मतलब है कि ये लीनियर पेयर हुआ और ये CD हमारा क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ही हमारा लीनियर पेयर बनता है। चलिए, तो यहाँ पे आप रीजन एक बार लिख दीजिएगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है ना। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि हैंस CD is a straight line. So कहाँ गया, so the point of intersection of circles lie on the third side. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, so the point of intersection of the circles कर लो, of the circles lie on the third side. क्या लिखा है लास्ट में लिखा है, पहला तो हैंड्स है, हैंड्स CD इज अ स्ट्रेट लाइन। CD हमारा क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, पहला बात वो है। उसके बाद सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज होगा, यहाँ पे ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन दी थर्ड साइड। बस हो गया, ये चीज आपको यहाँ पे साबित करना था। यहां तक में किसी को कोई डाउट, बात समझ में आई है। ये वाला लाइन दिख रहा है क्या, देखो तो युवराज, ये वाला लाइन नीचे होगा पूरा, ठीक, बैठ जाओ। सवाल नंबर 11 देखा जाए, इन दोनों में किसी को डाउट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 देखिए ध्यान से। अच्छा, सवाल नंबर 11 का ना हम बस डायग्राम आप बना के दिखा दीजिए, मान जाएंगे। बस डायग्राम, सवाल को हम सॉल्व कर देंगे, 10 डायग्राम बना के दिखा दीजिए। चलो, टाइम देते हैं, आप लोग भी वीडियो 1 मिनट पॉज कर लीजिए और सवाल नंबर 11 जो है ना बस उसका डायग्राम बना के दिखाइए। सवाल तो फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे ही। चलिए, वीडियो को पॉज करके आप जरा ट्राई कीजिए एक बार, और आप लोग अभी बनाइए। क्वेश्चन आपके सामने है, बस डायग्राम बना के दिखाओ, बस बाकी सवाल हम सॉल्व करेंगे। डायग्राम, सवाल मत लिखो, सिखा डायग्राम बना के दिखाओ। सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, बनाओ हम देख लेंगे।
फिर उसका नेमिंग वेमिंग भी तो करो, मतलब काहे मतलब कंजूसी कर रहे हो, थोड़ा सा लंबा लंबा डायग्राम बनाओ, थोड़ा सा बड़ा बनाओ। रिफिल बचा रहा है, इतना सारा पेन यहाँ पे ले लेना पेन। युवराज बोल रहा था पीछे से। नेमिंग की है, नेमिंग राइट एंगल का बात हुआ है ना इसमें, तो राइट एंगल शो करो उसमें, राइट एंगल का बात हुआ है तो राइट एंगल ए बी, चलो हम एक बार बनाते हैं, ठीक है ना, अपना अपना मैच कर लेना। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, और ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स विच कॉमन हाइपोटेनस ए सी, ठीक है, प्रूव, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लो ध्यान से, बनाते हैं पहले, बात नहीं। अब ए बी सी और ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनस ए सी। पहले बात हुआ है ए बी सी राइट ट्राइंगल का, तो पहले ए बी सी बना लीजिए। चलिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, ए बी सी लिखा था ना, तो ए बी सी, और यहाँ पे राइट ट्राइंगल का बात हुआ है तो ये 90 होगा बी पे। उसके बाद ए डी सी है ना, लेकिन हाइपोटेनस दोनों का कॉमन होना चाहिए ए सी, है ना, तो बड़ा सिंपल आपको लग रहा होगा, दिख गया, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली कौन सा होगा, डी होगा बस। और यहाँ पे कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो ये वाला भी हमारा एक राइट ट्रायंगल हुआ जिसका हाइपोटेनस AC है, और ये वाला भी हमारा एक राइट ट्रायंगल हो गया जिसका हाइपोटेनस AC है। हो गया डायग्राम, बस, है ना, इतना ही आसान था, इसीलिए हम बोले थे आपको बनाने के लिए। अब इसमें पूछा क्या गया वो देखिए, प्रूव दैट एंगल CAD, एंगल CAD यानी कि ये वाला एंगल CBD के बराबर है, CBD। अच्छा, मतलब कि हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, तो ज्वाइन कर लीजिए आप, इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए, तो CBD के बराबर होगा, बस हो गया मालूम। मतलब कि आपको यह फाइंड करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है ना। चलो, लेकिन यहां पे हम एक बात बता देते हैं, इसमें ना पहले से क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। आपके पास ABC और ADC दो राइट ट्रायंगल है, उसमें आपको ये दोनों का दोनों फाइंड करना है, लेकिन ये अभी कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये कहीं पे लिखा हुआ है क्या, कहीं नहीं लिखा हुआ है, बस कहा गया है कि दो राइट ट्रायंगल है। तो कैसे इन दोनों को हम साबित करेंगे, कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे ये चलेगा। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट आप करना चाहते हैं, कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंट, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखो, यदि चलो ठीक है, यदि आप कॉन्ग्रुएंट साबित करना भी चाहते हैं तो ये 90, ठीक है ना, और ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, है ना, तो एक एंगल मिल गया आपको और एक ये मिल गया, दो हो गया। तो एक और कहां से लाओगे, है कुछ इसमें, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं इसमें दिख रहा है। अब तो कॉन्ग्रुएंट तो उस कॉन्सेप्ट छोड़ ही दो कॉन्ग्रुएंट का। तो इसमें हम क्या, देखो अभी तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यदि हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साबित कर दे तो काम बन सकता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को साबित करना बड़ा आसान है, मालूम है क्यों, क्योंकि अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आपको दिख रहा है कि यदि हम ABCD को एक क्वाड्रिलेटरल माने, सिंपली क्वाड्रिलेटरल, बस क्वाड्रिलेटरल, चलो साइक्लिक भी मान लो, तो यदि हम ABCD को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मानते हैं तो ऑब्वियस ये बात है कि जितना हमारा B है उतना ही हमारा D है, तो दोनों का सम कितना होगा, 180। तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब चलो अब देखो जरा ध्यान से, अच्छा इसका नाम ना, चलो ऐसे कर लो, एंगल B प्लस, ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों 90-90 है, दोनों 90-90 है। आगे नाउ एंगल B प्लस, अच्छा इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो,
एडिंग कर लो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एंगल बी और एंगल सी का सम 180 आया है, जो कि दोनों अपोजिट एंगल है। और जब भी अपोजिट एंगल का सम 180 आ जाए मतलब कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस ए बी सी डी इज अ वेरी गुड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी अब हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसका मतलब ये हो गया ना कि ए बी सी डी के बाहर हमारा क्या बनेगा, एक हमारा सर्किल बनेगा। अब बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। नहीं वो बात नहीं है, असल बात है कि तुम रांची ज्यादा घूम ली, समझी। चलो ठीक। तो ए बी सी डी अब हमारा क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो आप इसके बाहर एक अब सर्किल भी बना सकते हैं, तो काम हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, चूंकि ए बी सी डी हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और तो ये हमारा डीसी किसका काम कर रहा है, कॉर्ड का काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल कॉर्ड का काम कर रहा है ना। तो ये दोनों हमारा किसका काम करेगा, कॉर्ड का काम करेगा। और चूंकि ये कॉर्ड है तो कॉर्ड के इधर हमारा एक सेगमेंट बनेगा और एक कॉर्ड के इधर सेगमेंट बनेगा, है ना। तो ये दोनों एंगल हमारा ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन एंगल इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। हो गया। चलो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि नाउ टेकिंग CD as a chord, now taking CD as a chord। आपने CD को क्या मान लिया, एक कॉर्ड मान लिया। सो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। रीजन आप यहां पे लिखेंगे क्या, रीजन आप यहां पे लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है ना। हो गया, यही चीज आपको यहाँ पे प्रूफ करना था, बस और कुछ नहीं है इसमें। सवाल नंबर 12 देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 12 क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। अच्छा यहाँ तक तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जानते थे, अब यहाँ पे साइक्लिक पैरेललोग्राम आ गया। अच्छा एक जरा बात बताओ, जरा कॉमन सा सवाल है, ठीक है ना मेरा, एक पैरेललोग्राम क्या एक क्वाड्रिलेटरल होता है? देखो हम दो केस बताते हैं, दो सवाल मेरा है। पहला एकदम समझना ध्यान से, ये बड़ा बेसिक सवाल है और ये सवाल लाइन्स एंड एंगल्स का है जो हम पढ़ा चुके हैं। क्या पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होता है, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है, क्या क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है कि नहीं, ये दूसरा सवाल है। मतलब दोनों का एक दूसरा उल्टा है। चलो पहला ही सवाल का जवाब दे दो एक एक करके। वेरी गुड। मतलब कि पहला सवाल मेरा ये था, हाँ पहला सवाल मेरा ये था कि क्या पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। पैरेललोग्राम मतलब क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। लेकिन है तो चार साइड ही, और चार साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो पैरेललोग्राम का बात हुआ है यहाँ पे, साइक्लिक पैरेललोग्राम, जो कि अपने आप में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम बोलो या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलो, मतलब तो सेम होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि पैरेललोग्राम कह दिया तो हम लोगों को पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। लेकिन ये अपने आप में है क्या, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। चलो लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम का बात हुआ है, तो हमको सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बल्कि एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। वो बेसिक सा सवाल था इसलिए हम जान के पूछ रहे थे। चलो तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो एक सर्किल ड्रॉ करो। एक सर्किल ड्रॉ करो और इसके अंदर जो आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे वो एक पैरेललोग्राम होना चाहिए, है ना। चलो तो आप यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लो। समझिए ध्यान से,
तो ये 4 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, पॉइंट ए बी सी डी। हाँ ये एक रेक्टेंगल जैसा लग रहा होगा, लेकिन रेक्टेंगल भी क्या होता है, पैरेललोग्राम ही तो होता है ना। वही हमको साबित ही करना है, रेक्टेंगल है वही तो साबित करना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो ध्यान से, बात नहीं, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, यही आपको साबित करना है ना। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होते हैं, है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि ये साइड इसके पैरेलल है तो ये साइड इसके बराबर भी होगा। उसी प्रकार से यदि ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो ये वाला साइड इस साइड के इक्वल भी होंगे, कोई डाउट नहीं इसमें, बात समझ में आया। अच्छा ये चीज हमारा अभी जो हमारा फिलहाल ABCD है वो एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है ना, और इसमें अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होते हैं, और ये चीज तो हमारा रेक्टेंगल में भी होता है। तो क्या हमारा ये साबित हो गया? नहीं, देखो समझो, ये चीज समझना चाहिए आप लोगों को कि ABCD हमारा अभी फिलहाल एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। पैरेललोग्राम का यही तो खासियत होता है, और रेक्टेंगल का भी तो ये खासियत होता है। तो क्या ये हमारा रेक्टेंगल साबित हो गया? हालांकि हो तो गया, लेकिन इसमें यदि हम लोग एक चीज और साबित कर देना, हाँ 90 डिग्री, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा हर एक एंगल। अच्छा एक चीज और बताते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल मतलब कि, अच्छा कुछ गलत बोल दिया क्या, सॉरी हाँ रेक्टेंगल में यदि हम लोग बात करें तो रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल बोलो या फिर कोई भी एंगल बोलो सब 90 के बराबर होगा, है ना। लेकिन पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि ये और ये, यदि ये 90 तो ये भी 90, पैरेललोग्राम का बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल में तो सारा 90 होगा, लेकिन पैरेललोग्राम में यदि ये 90 तो ये भी 90, या फिर ये 80 तो ये भी 80, ये 120 तो ये भी 120। अपोजिट ये इसके अपोजिट नहीं है भाई, अपोजिट क्या होता है, दूसरे के सामने सामने वाला। अरे ये इस एंगल का अपोजिट कौन सा एंगल होगा बताओ? एंगल बी अपोजिट होगा, वो एंगल सी होगा ना अपोजिट। कैसा सवाल पूछ रहा है? अरे भाई देखो यहाँ, अच्छा कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गया। इस एंगल का ए का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? उसके उल्टा वाला ना, एंगल सी ना होगा अपोजिट एंगल, और एंगल बी का अपोजिट कौन होगा बताओ? डी होगा, बस हो तो गया, है कि नहीं? यही चीज है ना इसमें। चलो ठीक है, देखो आप जरा ध्यान से, चलो हम ना उसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। ये एंगल 1 मान लो, एंगल 2 मान लो, एंगल 3 मान लो, और एंगल 4 मान लो। हालांकि यदि देखा जाए तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होते हैं, और ये खासियत हमको रेक्टेंगल में भी देखने को मिलता है ना। लेकिन हम लोगों को यदि हम ये साबित कर दे कि हर एक एंगल हमारा किसके बराबर है, 90 के बराबर है, तो और अच्छी तरीके से ये साबित हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, कैसे हो जाए, ये कैसे करना है, जरा इसके बारे में सोचो। डायमीटर मतलब कि डायगोनल, ठीक है, डायगोनल यदि बनाएंगे तो कैसे होगा, थोड़ा सा हमको समझाओ, थोड़ा कैसे क्या होगा। डायगोनल बनाएंगे तो डायगोनल ऐसा बनेगा कि डायमीटर भी जैसा बनेगा क्या? अरे मतलब डायमीटर ही डायगोनल होगा। अच्छा और फिर सेंटर फिर सेमी सर्कल होगा, फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो वो ए भी लाइन पे ना बनेगा, हां पागल, और ए भी बनेगा। नहीं हर्षित सही बोल रहा है, वैसे नहीं बोलो उसको। अच्छा चलो, हर्षित का कहना है कि सर एक डायगोनल खींच दीजिए, ये ना कह रहे हो? ठीक है चलो एक मिनट, एक डायगोनल खींच देते हैं। ये हमारा पूरा एंगल कितना था? नहीं पूरा एंगल 1 था, और ये पूरा एंगल हमारा 3 था। चलो हर्षित के बाद पे ही आज बनाने देखते हैं सही होता है कि नहीं, ठीक है ना। तो एंगल 1 2 3 और 4, और ये हमने यहाँ पे AC को ज्वाइन किया है, ठीक है ना। तो हर्षित के हिसाब से ये हमारा क्या हो गया, एक
90 डिग्री। चलो ठीक है, 90 डिग्री वो कह रहे हो, तो ये भी 90 होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। और इसमें क्या दिख रहा है और बताओ? नहीं देखो, वो जो तुम डायगोनल, अच्छा चलो एक मिनट पहले हम अपना बता देते हैं और तुम्हारा भी देख लेंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टाइम भी हो रहा है। देखो कुछ देर के लिए ना ये डायगोनल भूल जाओ, चलो हम इसको बाद में ही खींच देंगे, ठीक ना, इसको भी फिलहाल भूल जाओ। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब चूंकि हमारा, सुनो ध्यान से, अब मजाक नहीं, यदि हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसमें हमारे अपोजिट एंगल क्या होते हैं? पैरेललोग्राम का बात कर रहे हैं हम, रेक्टेंगल का नहीं या फिर क्वाड्रिलेटरल का नहीं, हम केवल पैरेललोग्राम का बात कर रहे हैं। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो क्या हम यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। उसी प्रकार से एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। हाँ, और रीजन में आप क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब ये हमने बताया पैरेललोग्राम के हिसाब से, लेकिन पैरेललोग्राम भी अपने आप में क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है, और चूंकि ये हमारा एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो ये अपने आप में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हुआ, है ना, क्योंकि हर एक पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में 4 साइड और क्वाड्रिलेटरल का मतलब भी होता है 4 साइड, है ना। तो इस हिसाब से तो ये हमारा ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम भी है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का खासियत क्या है? अपोजिट एंगल का सम बराबर नहीं बल्कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ये मालूम है आपको। तो यहाँ पे हम लोग अब कर सकते हैं ऑल्सो, अच्छा यहाँ पे ना इसको करने से पहले आप एक चीज और लिख लीजिएगा, क्या कि पैरेललोग्राम आर क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम आर क्वाड्रिलेटरल आप लिख लीजिएगा, तो ताकि टीचर को लग जाए कि अच्छा पैरेललोग्राम जो है क्वाड्रिलेटरल ही होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ये, है ना। उस हिसाब से हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी कितना होगा? 180 के बराबर होगा। यानी कि ये दोनों केस आपने लिखा है पैरेललोग्राम मान के, और ये दोनों केस आपने लिखा है क्वाड्रिलेटरल को मान के। इसको यदि और अच्छी तरीके से बोला जाए तो ये दोनों आपने लिखा है साइक्लिक पैरेललोग्राम मान के, और ये दोनों आपने लिखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान के, क्योंकि हमारा एक पैरेललोग्राम भी अपने आप में क्वाड्रिलेटरल ही है। हो गया डाउट क्लियर? चलिए अब यहाँ पे हम लोग और कुछ नया करने वाले हैं, देखो जरा ध्यान से। नाउ अब ना यहाँ पे हम आते हैं, एंगल 1 हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 है। चलो क्या हम यहाँ पे एंगल 1 के बदले में एंगल 3 लिख सकते हैं? नहीं तो चलो कोई बात नहीं, एंगल 1 है पहले तो एंगल 1 पहले लिख लो, प्लस क्या एंगल 3 के बदले में फिर से एंगल 1 लिख दें? हाँ भाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा देखो यहाँ पे ध्यान से बराबर है, बराबर है। अच्छा चलो कोई डाउट, तो इसको ना आप पहला मान लेना, इस पूरे को दोनों को पहला मान लो, और इसको आप इसको आप सेकंड मान लेना। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर, और इसमें रीजन भी आप लिख देना जरूर। इसके लिए क्या रीजन लिखोगे? इसके लिए रीजन है नहीं अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, और इसको फर्स्ट मान लेना और इसको सेकंड मान लेना, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है 180 के बराबर है। कहाँ से देखा आपने? यहाँ से देखा। अब हम एंगल 1 तो रहने देते हैं, एंगल 3 के बदले में फिर से एंगल 1 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है कि एंगल 1 जो एंगल 3 के बराबर है, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और रीजन यदि आपको लिखना हो तो आप लिख दीजिएगा रीजन फ्रॉम फर्स्ट। कोई डाउट यहाँ तक समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 एंगल 1 हो गया बराबर 180 डिग्री, हो गया कि नहीं? उसके बाद यहाँ पे आ जाओ 2 एंगल 1 बराबर 180 डिग्री, तो इस 2 को उधर लाएंगे तो डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? एंगल 1 बराबर 90 डिग्री।
तो यही काम आपको जो आपने एंगल 1 के साथ किया है वही काम आपको एंगल 2 के साथ भी करना है, 3 के साथ भी करना है, 3 और 4 के साथ भी करना है। तो हर बार एंगल कितना आएगा? 90 के बराबर आएगा। मतलब कि ये भी 90 90 90 90, तो अपने आप में ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगल हो गया। तो सिमिलरली उसके लिए एक अच्छा सा वर्ड है सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बराबर 90 डिग्री। और नीचे में लिख दीजिएगा मेरे पास, चलो लिख देते हैं हैंड्स ए बी सी डी इज अ क्या? इज अ रेक्टेंगल। लिख दीजिए, बस हो गया। कोई समस्या अब इसमें? तो यहाँ पे बस हमने एंगल 1 के लिए काम किया है, उसको हमने 90 साबित कर दिया। उसके लिए एक वर्ड लिख सकते हैं आप, सिमिलरली, ठीक है ना। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बराबर 90 डिग्री। तो हैंड्स ABCD इज अ रेक्टेंगल। हो गया, बस इतना ही करना था इसमें। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। हो गया, चलो। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था सर्किल, उसका जो एक्सरसाइज था वो भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, लास्ट वाला एक्सरसाइज। और हमारा चैप्टर भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।